वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारी अपनी सिटी बेंगलुरु के बारे में, जिसे भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। एशिया पैसिफिक रीजन में ये शहर बीजिंग के बाद दूसरे प्लेस पर है। बेंगलुरु एक ऑलरेडी हैपनिंग सिटी है और इकोनॉमीज उभर कर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ इंडिया अकेले ही 60% ग्लोबल जीडीपी मेकअप करता है। हम सब ये जानते हैं बेंगलुरु इंडिया की सिलिकॉन वैली है और एक इम्पोर्टेंट आईटी हब बन गया है। For many years, Bengaluru is number 1 in India's innovation index. It is an inclusive city. सिर्फ बेंगलुरु में 80% ग्लोबल आईटी ऑफिसर्स मौजूद हैं। अगर आप पीछे मुड़ के देखें कि पिछले 20 साल में क्या हासिल किया है, तो रिजल्ट सरप्राइजिंग है। इन 1991-92 में सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स ने 16 करोड़ रुपए थे, वो भी सिर्फ 2000 एम्प्लॉयज और 13 कंपनीज के योगदान से। लेकिन आज बेंगलुरु में 1400 आईटी फर्म्स हैं और 40 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं और 6.3 लाख करोड़ का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट डिलीवर करते हैं। ये बिहार, ओडिशा और कई दूसरे स्टेट्स का जीडीपी से ज्यादा है। और हाँ, पूरे इंडिया का 40% आईटी एक्सपोर्ट सिर्फ बेंगलुरु से होता है। एक चीज आप गौर करें, बेंगलुरु ना एक फाइनेंशियल कैपिटल था और ना कोई पोर्ट सिटी, फिर भी ऐसी तेजी से ग्रोथ के पीछे क्या रीजन हो सकता है। आइए समझते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के क्या पॉलिसीज थे जो बेंगलुरु को एक आईटी हब और एक फ्रेंडली स्टार्टअप सिटी बना दिया। ये सब शुरू हुआ इंडिपेंडेंस से पहले। बैक देन इन 1900 जब बेंगलुरु एक हिस्सा था मैसूर प्रेसिडेंसी का, जिसको महाराजा कृष्णा वड़ैया फोर्थ ने रूल किया था। महाराजा एक दूरदृष्टि इंसान थे। उनका विजन बहुत क्लियर था डेवलपमेंट में। इन 1911 में ही उन्होंने इकोनॉमी इम्प्रूव करने के लिए एक बैठक रखी थी, जहां एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय दी और डिस्कस किया, जिसका नतीजा से प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया गया। साथ ही साथ महाराजा ने एकर्स ऑफ लैंड डोनेट की, जिसका फल आज हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और नेशनल कॉलेज इन बेंगलुरु के रूप में देख रहे हैं। इसका प्रभाव इतना गहरा था कि 1951 में इंडियन लिटरेसी रेट 18.3% था, जबकि बेंगलुरु का 43%। ये एक पहला कारण था बेंगलुरु को एजुकेशन में उभरने के लिए। और दूसरा कारण बना पब्लिक इंडस्ट्रीज। आज़ादी के बाद बेंगलुरु के टैलेंट को देखते हुए नेशनल गवर्नमेंट ने पब्लिक फैक्ट्री सेटअप किए, यहाँ जैसे कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। बेंगलुरु पार्टीशन या फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम से बहुत दूर था। ये एक अच्छी वजह बनी और एक आइडियल सेटअप बना इंडस्ट्रीज के लिए। एक ऐसे भी वक्त आया 77 R&D ऑर्गेनाइजेशन में 40 सिर्फ बेंगलुरु में थे, जिसमें इसरो भी है। 1970s में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा था वेस्टर्न कंट्रीज में, जबकि इंडिया में एनुअल वेजेस 265 रुपीज़ था। ये एक बड़ी वजह है क्यों यूएस कंपनीज को लगा कि उनके प्लांट्स को वहां से निकालकर एशिया में सेटअप करना चाहिए। तो फिर क्या था, यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स अनडेवलप्ड कंट्रीज में प्लांट करेंगे, जहां लेबर कॉस्ट बिल्कुल कम है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज का निर्माण हुआ। वेस्टर्न कंट्रीज का फोकस दो चीज़ों पर था, एक कॉस्ट ऑफ लेबर और स्किल्ड लेबर। वो दोनों इंडिया में मिल सकते थे, जहां से जन्म हुआ माइक्रो प्रोसेसर्स का। आसान लफ्जों में समझे तो 1970s में कंप्यूटर्स बहुत बड़े थे। माइक्रोचिप्स के आने से कंप्यूटर्स सुपर स्मॉल और कॉम्पैक्ट हो गए। धीरे धीरे माइक्रोचिप हर जगह इस्तेमाल होने लगे। रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे टीवी, फ्रिज, ओवन, हेयर ड्रायर्स एक्सेट्रा। अब समस्या ये थी कि माइक्रो प्रोसेसर्स में काफ़ी ज़्यादा कोडिंग यूज होती है। और यहाँ दोस्तों जन्म हुआ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज का। और यहाँ दोस्तों जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बूम हो रहा था, वैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कम हो रहे थे और डिमांड बढ़ रही थी। हर बढ़ते साल में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की कमी हो रही थी। 1980 में राजीव गांधी आर्थिक विकास के लिए नहीं, भारत के समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारी उम्मीद है कि इस योजना से भारत बहुत तरक्की करेगा। जितनी तरक्की आज तक भारत ने नहीं करी, उतनी तरक्की हम कोशिश कर रहे हैं।
इन 5 इकोनॉमिक पॉलिसी से फॉरेन टैक्स और कस्टम ड्यूटीज को राहती मिली और उन्होंने नए फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्वागत किया। ये पॉलिसी के जरिए से कस्टम ड्यूटीज 135 से 60% को आ गई और ये इंडियन कंपनीज को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना आसान हो गया। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT सपोर्ट, डेटा एनालिटिक्स, क्वालिटी एश्योरेंस और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के स्टेप्स होते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज को ज़्यादा स्किल्ड एम्प्लॉयज़ चाहिए थे, वो भी लोअर लेबर कॉस्ट पे। ये इशू को एड्रेस करते हुए कर्नाटका गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए और इन पार्क्स को टैक्स एग्जेम्पशन दिए। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान किया। इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ने मौके का फायदा उठाते हुए सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन ले आए। फिर क्या था, इससे जन्म हुआ कंपनीज का, जैसे विप्रो, TCS, इन्फोसिस। कर्नाटका गवर्नमेंट इस रेवोल्यूशन के साथ IT फर्म को टैक्स एग्जेम्पशन भी दे दिए। इन सब से बेंगलुरु एक सॉफ्ट फ्रेंडली प्लेस हो गया बिजनेस के लिए। 2003 में एवरेज 6 MNC कंपनी सेटअप हो रहे थे। बाय 2022 बेंगलुरु की टोटल IT एक्सपोर्ट्स टच $65 बिलियन और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन गए एंटरप्रेन्योर्स, जो खड़ी कर रहे थे खुद की कंपनीज जैसे फ्लिपकार्ट, क्रेड, ज़ीरोडा। ये तो बस शुरुआत है, बेंगलुरु अब रुकने वाला नहीं था। आज की डेट में ये सिटी बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया है और 8th बेस्ट स्टार्टअप इन होल वर्ल्ड है। बेंगलुरु में 40 यूनिकॉर्न्स है आउट ऑफ 104 यूनिकॉर्न्स इन इंडिया। ये था विजन महाराजा कृष्णा राजा वोडेयर का, जिन्होंने नींव रखी एजुकेशन की। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।